इस कहानी की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट का सीजर की डेथ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि सीजर अपना दम तोड़ देता है। अब इससे आगे सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों बाद मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है। अब वो एक विलुप्त प्रजाति है और इस समय पृथ्वी पर वानरों का ही राज है। वानरों ने अलग अलग जगह अपने अलग अलग कबीले बसाए हैं। ऐसे ही वानरों का एक ईगल ओरिएंटेड यानी कि चील कबीला होता है। वो लोग एक उत्सव मनाते थे जिसमें कबीले के युवाओं को एक रात पहले चील के घोंसले से अंडे लाने पड़ते थे, लेकिन अगर वहाँ 3 अंडे होते तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे। वो उन अंडों को लाकर उनमें से चील के बच्चों की बड़े होने तक देखभाल और उन्हें शिकार के लिए तैयार करते थे। शिकार करना सीखने के बाद यह चील अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाया करती थी। इसी कबीले का एक युवा वानर नोआ अपनी दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सोना के साथ चील के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह जाता है। वहाँ उन्हें घोंसले में 3 ही अंडे मिलते हैं। अब क्योंकि वो सिर्फ 2 ही उठा सकते थे तो नोआ एक अंडा अनाया और दूसरा सोना को लेने देता है और खुद सामने वाली पहाड़ी की अब तक की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर और चील के हमले से बाल बाल बचते हुए एक अंडे को हासिल कर लेता है। अब वो लोग अंडा लेकर जैसे ही अपने घोड़ों के पास वापस आते हैं, वो घोड़ों को डरा हुआ और साथ ही नोहा का कंबल गायब पाते हैं। तभी उनको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो तीनों उसका पीछा करते हुए रेल के टनल तक आ जाते हैं। वहीं उन्हें नोवा का कंबल टंगा मिलता है। सोना हिम्मत करके जैसे ही कंबल वापस लेती है, वो तीनों वहाँ से भाग खड़े होते हैं और सीधा अपने कबीले आ जाते हैं। असल में कबीले वालों का यह पुराना नियम था कि कोई भी वानर उस टनल को पार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डर था वहाँ इंसान हो सकते हैं। वो लोग इंसानों को इको कहते थे। चील का अंडा लेके आने की वजह से नोआ की माँ खुश हो जाती है और उसको बताती है कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। यह पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तार के खंभों पर लकड़ी के मचान बनाकर रह रहा होता है। नोआ अपने पिता से मिलने मचान के सबसे ऊपरी हिस्से में आता है। वहाँ वो अंडों के लिए घोंसला तैयार कर रहे होते हैं। उसके पिता का सन ईगल नोआ को पसंद नहीं करता। वो उसे चोंच मार देता है। तभी उनको नोआ के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है, तो वो नोआ से टनल पार करने वाली बात पूछते हैं। तो नोआ उन्हें यकीन दिलाता है कि उसने टन पार नहीं की। फिर नोआ के पिता अपने बड़े बेटे को नोवा का कंबल देकर उस पर लगे इंसानी खून वाले का पता लगाकर उसे अपने कबीले से दूर भगाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पीछे अपना सन ईगल भेजते हैं। फिर रात में नोआ को उनकी मछली के गोदाम में कुछ आहट सुनाई देती है, तो वह उसके अंदर जाता है। उसको वहाँ पर छुपी बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। वो नोआ को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के से नोआ जो चील का अंडा लेकर आया था वो टूट जाता है। तो वो अनाया और सोना से कहता है, मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढना होगा। फिर वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ वानरों की आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। नोआ उस जगह जाकर देखता है, वहाँ पर कुछ वानर मास्क और कवच पहने मरे पड़े हैं। तभी उसका बड़ा भाई घायल हालत में उसके पास आकर कहता है कि ऐसे और भी आ रहे हैं और अपना दम तोड़ देता है। किसी ने उसकी पीठ पर खंजर मार दिया था। उनके जैसे और भी वानर आने से पहले नोवा वहीं पास की झाड़ी में छुप जाता है। उन मास्क पहने वानरों का कमांडर सिल्वा अपने वानरों को मरा देख भड़क जाता है। तभी उनको नोआ के भाई की लाश पर से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसका खून कंबल पर लगा था। वहीं उनको नोआ का घोड़ा भी दिखाई दे जाता है। तो कमांडर सिल्वा उसके कबीले का पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को करंट देकर उसका पीछा करते हुए ईगल कबीले में आ जाता है। वहाँ वो पूरे कबीले को आग लगाकर सबको बंदी बनाने लगता है। नोवा वहाँ वापस आकर अपने पिता को बचाने के लिए जलते हुए मचान पर ही चढ़ जाता है, तो कमांडर सिल्व उसे चढ़ते हुए देख लेता है। नोवा मचान पर अपने पिता के साथ मिलकर सभी ईगल्स को खोलकर बचा लेता है, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को बचा नहीं पाता। उल्टा कमांडर सिल्वा नोवा से लड़ता हुआ उसको मचान से बाहर फेंक देता है। तो नोवा बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। तो कमांडर सिल्वा अपनी छड़ी से तार में करंट दौड़ाने से पहले कहता है, महान सीजर के लिए, और करंट के झटके से नोवा के हाथों से तार छूट जाता है और वह सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है, वो देखता है कि उसका कबीला तबाह हो चुका है। उसको वही करंट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता की सन ईगल को एक जगह बैठा देख उस जगह जाकर देखता है। वहाँ उसके पिता की लाश पड़ी होती है। नोवा अपने दुख दर्द और बेप्सी के साथ रोता हुआ उनकी लाश के पास ही बैठ जाता है। फिर वो उनको दफनाकर उन्हीं की कसम खाता हुआ कहता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर घर वापस लाऊंगा। और फिर अपने पिता की सन ईगल का पीछा करते हुए अपने कबीले वालों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल आता है। वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी, वहाँ कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चलकर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है, लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोआ जंगल में ही आग जलाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो सन ईगल को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन सन ईगल उसको पंजा मारकर उड़ जाती है। असल में वह सभी ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए ही गानों की धुनों पर ट्रेनिंग दिया करते थे। फिर नोआ उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंचता है। वहाँ उसको धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर पहुंचता है तो सतह कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि उसके पास करंट वाली छड़ी थी, तो वहाँ पर छुपकर रह रहे एक बेहद ही बुद्धिमान रांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है।
तो नोवा उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसका सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम राका बताता हुआ कहता है, उन्होंने ही मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया और यह चिता मेरे आखिरी साथी की है। अब बस मैं ही बचा हूँ। राका के गले में सीजर की खिड़की वाला लॉकेट होता है। फिर वो नोआ को उसके द्वारा बचाकर रखी किताबों को दिखाकर बताता है, इन सिंबल्स का कुछ मतलब है और हमारे महान सीजर के काल में वानर इनको पढ़ना जानते थे। सीजर का नाम सुनते ही नोहा उसको बताता है, जिन वानरों ने मेरे कबीले पर हमला किया था वह सीजर का नाम लेकर ही तबाही मचा रहे थे, और उससे पूछत है यह सीजर कौन है। तो राका उसको बताता है, उन शैतानों ने सीजर की मूल शिक्षाओं को बदलकर उसका गलत रूप सबके सामने रखा। सीजर हमारा महान पूर्वज था। उन्होंने हमें वानर होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा था, वानर साथ तो मजबूत हाथ, और एक वानर दूसरे वानर को नहीं मारता, और मैं उन्हीं के नियम को मानता आया हूँ। पर खुद राका भी यही मानता था कि वानर शुरू से ही इंसानों से महान और बेहद बुद्धिमान हुआ करते थे। तभी राका को पता चलता है एक इंसानी लड़की नोवा का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुँची है। तो राका खुद भी नोआ के साथ निकल पड़ता है। फिर वह रात बिताने के लिए एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी वह लड़की भी वहाँ आ जाती है। राका उसको खाने के लिए सेब देकर अपना और नोवा का नाम बताता है। वो लड़की चुपके से आकर सेब खाने लगती है। अब ठंड होने की वजह से राका नोवा का कंबल उसे देने के लिए कहता है। तो नोवा उससे कहता है, ये कंबल मेरे लिए बहुत खास है। तो राका उसे समझाता है, इंसानों को ठंड लगती है। तो नोआ उसे अपनी माँ का कंबल देने देता है। अगली सुबह वो तीनों ही अपना रास्ता तय करने लगते हैं। आगे चलकर उनको ज़ेब्रा और जंगली इंसानों का एक झुंड दिखाई देता है। वो इंसान बिल्कुल आदि मानव जैसा जीवन जी रहे होते हैं। इंसानों की इतनी बदतर हालत देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नोआ के लड़की को इंसानों के साथ छोड़ते समय राका उसको सीजर के चिन्ह वाला लॉकेट देकर सीजर की ही सीख पर चलने की सलाह देता है। ठीक उसी समय कमांडर सिल्वा अपने वानर सैनिकों के साथ उन इंसानों पर हमला कर उनको बंदी बनाने लगता है। वो लड़की उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। तभी उनके अत्याचारों को देखकर नोआ उस लड़की को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की झाड़ियों में से खड़ी होकर नोवा का नाम लेकर उसे आवाज लगाती है। तो नोवा कमांडर सिल्वा से पहले उस लड़की को पकड़ लेता है और राका और उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। कमांडर सिल्वा उन्हें देखता रह जाता है। फिर एक जगह रुककर नोवा राका को बड़ी हैरानी से बताता है, यह लड़की बोल सकती है। पर राका उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम में है। तो राका और नोवा उसे ऐसे देखते हैं जैसे इंसान ने किसी चिंपांजी को बोलते हुए सुन लिया हो। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो नोवा को बताती है कि वो जानती है उसका कबीला इस समय कहाँ कैद है। उसी रात नोवा उस करंट वाली छड़ी को ठीक कर लेता है। अगली सुबह में उन्हें लेकर एक उफनती नदी के किनारे पहुँचती है और लकड़ी के बने पुल से उसे पार करने लगती है। लेकिन तभी कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ आकर उनको उसी पुल पर ही घेर लेता है। उनके साथ हाथापाई में पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जाल को पकड़ लेती है। तभी राका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही नदी के बहाव में फंस जाता है। तभी वह नोआ से कहता है, साथ रहोगे तो जीतोगे। उसी समय कमांडर सिल्वा उसके जाल की रस्सी को काट देता है। राका बहता हुआ नदी के उफान में समा जाता है। कमांडर सिल्वा नोआ और मे को पकड़कर समुद्री तट पर जंग लगे जहाज पर बसे अपने कैंप में ले आता है। वहाँ नोआ को अलग अलग कबीले से लाए गए वानरों के पास छोड़ दिया जाता है। वहाँ वानर इंसानों द्वारा सदियों पहले बनाए गए परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर के दरवाजे पर बारूद के कट्टे लगा रहे होते हैं। साथ ही समुद्र का पानी अंदर न आए उसके लिए बेड़ा भी बांध रहे होते हैं। तभी नोआ को वहाँ सोना मिल जाती है। फिर वह अपनी माँ से भी मिलता है। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मे को एक कमरे में भेज देते हैं। वहाँ में उसके ही जैसे बोलने वाले एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ट्रैवन होता है। उसने ही करंट देने वाली छड़ी बनाई थी और वो उस कबीले के सरदार प्रोक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चला था। तभी प्रोक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीरों से बांधकर वानरों से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवाता है। पर दरवाजा जरा भी नहीं हिलता। तो प्रोक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर मैं ट्रैवन से कहती है, अगर प्रोक्सिमस ने बंकर का दरवाजा खोल लिया तो उसको इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार मिल जाएंगे। फिर वह बचे कुचे इंसानों को भी खत्म कर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो ट्रैवन गुस्से में उससे कहता है, अब यह दुनिया वानरों की ही है और वह अपना साम्राज्य बना चुके हैं। को नाह धोकर तैयार होने को कहता है। उसके बाद प्रोक्सिमस नोआ और मे को साथ खाने पर बुलाता है। वहीं उसको अनाया मिलता है। प्रोक्सिमस उनसे कहता है, इवोल्यूशन होने में हजारों साल लग जाते हैं और अगर मुझको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं उस इवोल्यूशन को अपने जिंदा रहते कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों के जैसे हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ। फिर वो नोआ को समझाता है, इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई और नहीं था, क्योंकि नोआ को अभी तक यही पता था इंसान शुरू से ही बेवकूफ थे। फिर उसको मेका एक राज बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं इंसानों के साथ ही थी। यह सुनकर नोआ चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा था मैं कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही और यह बात मैंने उससे छुपाई। फिर प्रोक्सिमस कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आई हो और उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताती। उसके बाद प्रोक्सिमस नोआ से कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान वानर हो, तुमने करंट वाली छड़ी खुद से ही ठीक कर ली, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे यह बताओ, क्या मैंने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? तो नोआ धोखा खाए जैसे महसूस करता
हुआ कहता है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है, इंसान भरोसे के लायक नहीं होते, यह लोग हमको फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से मैं इन सबको खत्म कर वानरों का अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। उसके बाद नोआ बाहर बैठा हुआ सन ईगल से कहता है वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा। यह कहकर वो दुखी हो जाता है। तभी सीजर के चिन्ह को देखते हुए उसके अंदर सच्चाई के साथ फिर से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। तभी सनीगल नोआ के मन को समझता हुआ अपने आप ही उसके हाथ पर बैठ जाता है। उसको बैठा देख नोआ की माँ को नोआ पर गर्व होता है। फिर रात को नोआ में के पास आकर उससे कहता है, तुम शुरू से मुझसे झूठ बोलती आई हो, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है, तुमको बंकर में से क्या चाहिए तो मैं उसे बताती है। वो वहाँ रखी एक किताब चाहती है जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस आ सके, क्योंकि पहले के समय में वानर बोलते नहीं थे, ठीक आज के इको की तरह। फिर वो आगे बताती है कि इंसानों के बनाए वायरस ने वानर को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। फिर मैं कबूल करती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। उसके बाद नोआ सोना और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है, लेकिन अनाया डर से मना कर देता है। लेकिन फिर वह खुद ही उनके पास आ जाता है। मैं सबसे पहले पानी को रोकने वाले बेड़े के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्रैवन वहाँ आ जाता है और जब मैं के समझाने पर भी वह नहीं मानता और प्रॉक्सिमस को बताने जाने लगता है तो मैं उसका गला दबाकर उसे मार देती है। फिर नोआ उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। उसके बाद पहाड़ी के पीछे जाकर नोआ में को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बंकर में हवा पहुंचाने के लिए 3 बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लेकिन समय ने उन्हें नष्ट कर दिया था। अब अपनी मशाले जलाकर वो बंकर के अंदर जाते हैं। मे को वहाँ कोई इंसान नहीं मिलता। वो वहाँ की पावर को ऑन करके के अपनी किताब को ढूंढने लगती है। मे को वहाँ हथियार और उसकी किताब मिल जाती है। वास्तव में वो किताब सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिवेट करने की चाबी होती है। इसी बीच नोआ को एक पुरानी फोटो वाली किताब मिलती है जिसमें इंसानों ने उसकी प्रजाति के बंदरों को पिंजरे में कैद कर रखा था। नोआ को अब तक लगता था पहले इंसान और वानर साथ मिलकर काम किया करते और रहते थे, अब उन तीनों को मे पर संदेह होने लगता है। फिर मे अंदर से बंकर का दरवाजा खोल देती है। तभी प्रॉक्सिमस अपने लोग और नोआ के कबीले के साथ अंदर आकर सोना को चाकू की नोक पर बंधक बनवा देता है और नोआ से पूछता है मे ने बंकर के अंदर उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। नोआ के कोई जवाब न देने पर प्रॉक्सिमस लाइटनिंग को सोना को मारने का आदेश देता है। इससे पहले लाइटनिंग सोना का गला काट पाता तभी मे उसको गोली मार देती है। वो वहीं मर जाता है। गोली की आवाज सभी वानरों को डरा देती है। तो प्रॉक्सिमस में से ऐसे और हथियारों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो मे को जाने देने की बात कहता है। अब हथियार प्रॉक्सिमस को ना मिले इसलिए मे पानी को रोकने वाले बेड़े को बारूद से उड़ा देती है, जिससे पानी बंकर के अंदर आने लगता है। तो सभी वानर बचने के लिए बंकर के अंदर आ जाते हैं। नोआ अपने कबीले को ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी कमांडर सिल्वा नोआ के सामने आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नोआ उससे बचता हुआ उसको पाइपों के बीच फंसाकर पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके मरते ही नोआ वहाँ से निकल कर आता है जहाँ से वो बंकर के अंदर घुसा था। उसका पूरा कबीला बच गया था। तभी प्रॉक्सिमस नोआ पर हमला कर उसको अधमरा कर देता है और उसके आगे घुटने टेकने को कहता है। फिर नोआ अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने कबीले का ईगल गीत गाना शुरू करता है, तो कबीले वाले भी उसके साथ मिलकर गीत गाने लगते हैं, जिससे उनकी ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला कर उसको पहाड़ी से नीचे गिराकर उसका अंत कर देती हैं। फिर सन ईगल नोआ के हाथ पर वापस आकर बैठ जाता है। वो सभी वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगते हैं। नोआ अपने पिता की तरह घोंसले को तैयार करता है। तभी मैं उससे मिलने आती है। वो नोआ से कहती है इंसानों को उनका हक और जगह वापस मिलनी चाहिए। तो नोआ उसको बताता है अगर सभी जगह इंसानों का हक था तो क्या वानर फिर से बेजुबान हो जाएं? क्योंकि राका के सीजर सिर्फ एक चीज चाहते थे कि वानर और इंसान साथ रहें। ये सच में हो सकता है। उसकी बात मे को इमोशनल कर देती है और नोआ को जान से मारने का अपना ख्याल त्याग देती है, क्योंकि उसको लगता था नोआ बेहद ही बुद्धिमान है और अगर वो जिंदा रहा तो वो वानरों के साम्राज्य को खत्म होने नहीं देगा। फिर नोआ सीजर के निशान वाला लॉकेट मे को देकर कहता है यह बहुत खास है। उसको लेकर मे वहाँ से चली जाती है और सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आकर वहाँ पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट डिस्क एक्टिवेशन की देती है। वो लोग उसकी को अपने सिस्टम में लगाकर सिग्नल को भेजने के लिए विशालकाय डिस्क को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वह बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि इंसानों के हक को वापस लाने के लिए पहले इंसानों को इकट्ठा करना होगा। इसी बीच नोवा सोना को दूरबीन से आकाश की अनदेखी चीजें दिखने लाता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।